कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में धन भाव की राशि। आज बारी कि अगर धन भाव में मकर राशि का निर्माण हुआ है तो जातक को उसके जीवन में धन की स्थिति किन किन स्थितियों में कैसी रहने वाली है, इसी विषय पे चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखें अपने प्रश्न के साथ कमेंट में। उसके पहले ऊपर जय श्री कृष्णा भी लिख दिया करें। पसंद का बटन जरूर दबाएं। और अगर कुंडली नहीं ली जा रही है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। पिछले 2 रविवार को मैंने उन लोगों की कुंडली चुनी थी जो बीमार थे, तो ऐसे लोगों की कुंडली चुनी जाती है जो ज़्यादा, मतलब हालांकि मैं हर तरीके की कुंडलियाँ लेता हूँ, पर इस बार मैंने उन लोगों को ज़्यादा देखा था कि ताकि उन लोगों को जल्दी उसके समाधान तक पहुँचाया जाए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। धन भाव में मकर राशि का बनना, ये सम संख्या की राशि है ना। कहा गया है कि जन्म कुंडली के धन भाव में मृगे धनस्थे लभते मनुष्यो। धन भाव में जब मकर राशि का निर्माण होगा तो वो मनुष्य को कई जगह से लाभान्वित करने वाली होती है। कई जगह से लाभान्वित करने वाली होती है। मृगे धनस्थे लभते मनुष्यो। और इतना ही नहीं, उसको सरकारी नौकरी से भी फायदा होता है। वो कई जगह से धन कमाने का अर्थ है वो विदेश सेवा में चला जाए, प्रपंच करता है, विदेश जाकर के भी वो धन कमा सकता है। सरकारी नौकरी से उसको धन मिल सकता है, उसको अपने पिता के सहयोग से धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ वो बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी भी भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो तो वो भाव बलवान होने की स्थिति में हो जाता है। अगर किसी भाव में सम संख्या की राशि बनी हो तो वो भाव बलवान होने की स्थिति में हो जाता है। अगर किसी भी भाव का अधिपति वहीं बैठा हो तो वो भाव बलवान हो जाता है। अगर किसी भी भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो तो वो भाव बलवान हो जाता है। तो जैसे अगर धन भाव में सम संख्या की राशि बनी है पर वो पापक ग्रह की राशि है, इस वजह से अब यहाँ बहुत हमें सावधानी से युक्त होकर के ये निर्णय बताना होगा कि व्यक्ति के जीवन का धन आगमन कैसा होने वाला है, इसका धन क्षेत्र कैसा रहने वाला है। इनकी कुंडली में अगर द्वितीय भाव में मकर राशि का निर्माण होगा, इसका अर्थ है कि लग्न धनु का बनेगा। और चूंकि अगर लग्नेश कहीं भी किसी भाव में बैठेंगे तो भाव बलवान ही होता है, भाव कमजोर नहीं होता है। और खास करके अगर यहाँ गुरु के संग शनि बैठ जाएं तो ये धन योग बनेगा। और इतना ही नहीं, एक बात और भी है कि अगर लग्नेश धन भाव में बैठे हों तो ये धनी योग बनेगा और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में ही वो कई बार वो सिल्वर स्पून बेबी होता है। जन्म के हिसाब से ही, जो जन्म से ही बहुत ही धनाढ्य घर में पैदा हुआ हो, जैसे हमारे माननीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो उनको कहा जाता है कि वो बड़े ही धनाढ्य घर में पैदा हुए थे। तो अगर मकर लग्न का निर्माण, मकर राशि का निर्माण जन्म कुंडली के धन भाव में होगा तो लग्नेश अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को जन्मजात धनी बनाएंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पे शनि बैठेंगे तो धनवान बनेगा व्यक्ति, या तो फिर यहाँ पे कोई परम मित्र इसका बैठे, यानी कि इस कुंडली के लिए लाभेश अगर बैठेंगे तो धनवान योग बनेगा। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हों या गुरु बैठे हों तो व्यक्ति जन्मजात धनवान होगा। या अगर शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति अपने बल पे धन कमाने वाला होता है। उसको कहीं से कुछ मिले ना मिले पर वो जनरेट कर लेता है और अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करके अपने आप को समाज में धनवान सिद्ध करता है। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले बात मैंने की कि अगर गुरु यहाँ बैठेंगे तो चूंकि गुरु इस कुंडली के लिए चतुर्थ और लग्न के अधिपति होकर के बैठेंगे
तो व्यक्ति को धनवान बनाएंगे। अब ये धन उसके पास उसके माता से आ सकता है, मामा से मिल सकता है, उसके घर से मिल सकता है, उसके परिवार में पहले से ही एक अच्छी खासी संपत्ति होती है जिसका वो सुख भोगता है। पर गुरु के बैठने का एक निगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि फिर या तो शनि यहीं बैठे हों, या तो शनि यहाँ बैठे हों, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। अगर गुरु यहाँ बैठेंगे तो या तो गुरु यहीं बैठे हों तो शनि भी बैठे हों, या तो गुरु शनि यहाँ बैठे हों। पर कहने का अर्थ है कि किसी भी तरीके से गुरु का नीचभंग होना चाहिए, या तो मंगल केंद्र में बैठे हों या तो मंगल यहीं बैठे हों, तब जाकर के ये व्यक्ति को बहुत बेहतर स्थिति में धन योग बनाने वाला हो जाएगा। जैसे आपकी एक कुंडली अगर धनु लग्न की है और लग्नेश जन्म कुंडली में धन भाव में बैठेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, लेकिन ये जन्मजात व्यक्ति को धनी तो बनाएंगे, पर हो सकता है कि पैतृक संपत्ति में उसको विवादों से युक्त होकर के जीवन जीना पड़े, या अगर उस गुरु का नीचभंग नहीं होगा तो व्यक्ति को परेशानी में देखा जाता है। समझ रहे होंगे आप। नीचभंग दो तरीके से हो जाए, या तो फिर शनि यहीं बैठ जाए, या तो मंगल केंद्र में बैठ जाए, या वहीं मंगल भी बैठे हों, तब जाकर के गुरु का अच्छा नीचभंग होगा। और खास करके अगर डिग्री में भी काफ़ी क्लोज हों तो भी और भी अच्छी बात होगी। इसका अर्थ है कि धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र का और शनि का और गुरु का बैठना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद इस कुंडली में किस ग्रह का बैठना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? अगर ये भाव खाली है, यहीं बता देता हूँ, अगर ये भाव खाली है और इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, या इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये व्यय के साथ व्यक्ति को धनवान बनाएगा। मतलब वो जितना धन कमाएगा उसके पास जिम्मेदारी भी उतनी ही रहेगी। उसकी वाणी अच्छी हो सकती है, बहुत ही मीठे स्वर को बोलने वाला होता है। अगर केंद्र में गुरु के यहाँ बैठने के बाद अगर शनि और मंगल होंगे तब ये धनाढ़ और भी बढ़िया बन जाता है, अगर भाव खाली है तो। अगर यहाँ पे अब बात करते हैं चौथे नंबर पे, सबसे पहले तो गुरु बैठे, दूसरे नंबर पे शुक्र बैठे, तीसरे नंबर पे या पहले नंबर पे शनि स्वयं बैठ जाएं, क्योंकि वो उनकी अपनी राशि है। और चूंकि धन भाव के कारक गुरु होते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु कभी भी कमजोर नहीं होंगे। वो व्यक्ति को बहुत ही मनस्वी दिमाग का बनाते हैं, श्रेष्ठ विचारों वाला और गंभीर आचरण को करने वाला बनाते हैं। चौथे नंबर पे बात आएगी कि कौन सा ग्रह बैठेगा तो अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में दशम और सप्तम भाव के अधिपति होकर के बुध इस भाव में बैठेंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह और कोई भी राशि वो सिर्फ ये चाहती है कि मेरे भाव में वही बैठे जो मेरे जैसा हो। बुध शनि के जैसे नहीं होते, पर बुध शनि के संग बैठेंगे तो शनि के जैसे हो जाएंगे। बुध अगर राहु के संग बैठेंगे तो राहु के जैसे हो जाएंगे। राहु अगर बुध के संग बैठेगा तो राहु बुध के जैसा हो जाएगा। सूर्य के संग अगर बुध बैठेंगे तो बुध सूर्य के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह हैं। क्या है? नपुंसक। ये पुरुषोचित नपुंसक है, और शनि भी नपुंसक ही ग्रह होते हैं, वो स्त्रियोचित नपुंसक है ना। नपुंसकता दो तरीके से, एक पुरुषोचित और एक स्त्रियोचित। तो बुध जो है वो पुरुषोचित नपुंसक है, पुरुषों में जो नपुंसक है, और शनि जो है वो स्त्रियोचित नपुंसक है, तो स्त्रियों में जो नपुंसक है वही शनि है। तो कहने का अर्थ है कि फिर बुध को एक ऐसी राशि चाहिए जो या तो समसंख्या की राशि हो, या तो फिर उसके बदलाव में कोई बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत ना हो। यानी कि शनि भी नपुंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं तो बुध भी नपुंसकता का ग्रहण करेंगे और वहाँ पे वो उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली में धन भाव में बुध बैठे हैं तो भी आपको धनाढ्य बनाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी प्रवृत्ति शनि से मैच करने वाली या उनके ही जैसी प्रवृत्ति वाली हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपकी कुंडली के धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इसके बाद ये तो बात रही कि अगर बुध बैठेंगे तो ठीक होगा, शुक्र बैठेंगे तो ठीक होगा, गुरु और शनि। मतलब मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं, कारक होते हैं, बुध अच्छे होते हैं, कारक होते हैं। शनि स्वयं बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो स्वयं इस कुंडली के उस भाव के अधिपति होते हैं और लग्नेश भी होते हैं। मतलब अधिपति बोल रहा हूँ, उस कुंडली के लिए अधिपति तो होते ही हैं। पर इस कुंडली में एक अन्य ग्रह बैठेगा तो अच्छा होगा, और वो है गुरु, क्योंकि वो स्वयं लग्नेश है, वो कुंडली का अधिपति है। वो कहेगा कि भाई मैं जहाँ जाऊँ बैठूँ, मुझे कोई किसी से मुझे दिक्कत नहीं है, और ना तो मेरे बैठने से तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस कुंडली का अधिपति हूँ, मैंने ही तुम्हें डिपार्टमेंट दिया है। अगर मैं जहाँ बैठूँगा वहाँ मेरी मर्जी होगी और मैं अपने हिसाब से जातक को दूंगा। फिर तुम्हारी मर्जी बहुत ही छोटी हो जाएगी, या फिर कई बार सामान्य से थोड़ी अधिक मैं दूंगा।
निर्भर करेगा कि तुम कैसे हो, मतलब ये गुरु ऐसा शनि से कहेंगे कि तुम कैसे हो, पर ये निश्चित रूप से गुरु का बैठना वहां पे अच्छा होगा, शुक्र का बैठना अच्छा होगा क्योंकि लाभेश हैं, ये महाधनी योग बन जाएगा। बुध का बढ़िया बैठना होगा। अब बुध जब बैठेंगे तो कैसे धन देंगे, या तो व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर से, या तो फिर अपने कारोबार से, अपने ही व्यापार से, या तो फिर अपने पिता के साथ जुड़ करके, या फिर सरकारी नौकरी से, या फिर अपने व्यवसाय से। और उसके पास एक बड़ा अच्छा फल ये होगा कि अब वो जब तक जिएगा तब तक उसके पास नौकरी करने के लिए समय भी रहेगा और वो उसको नौकरी करने के लिए स्थिति मिलती रहती है। मतलब बुध भी धन भाव के लिए खराब नहीं होते। क्लियर है। अब बात करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन और बैठे तो अच्छा होगा। तो जन्म कुंडली में अगर मंगल यहां बैठेंगे, जैसे मंगल पंचम भाव के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति हैं, तो अगर धन भाव में बैठेंगे तो उच्च के होंगे। तो अगर गुरु भी साथ में बैठ जाएंगे तो ये महान योग बन जाएगा। और दरअसल पंचमेश का द्वितीय भाव में बैठना उत्तम परिणाम देने वाला होगा। इसका अर्थ है कि धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र भी अच्छे हो गए, बुध भी अच्छे हो गए, शनि तो अच्छे है ही, उसके बाद मंगल भी अच्छे हो गए। और इस कुंडली के लिए भाग्येश होकर के अगर सूर्य भी बैठ जाएंगे तो भी अच्छी बात होगी। मतलब कहने का है कि धनु लग्न की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह बैठ रहा है तो कमजोर नहीं होगा, क्योंकि धन के कारक ही स्वयं इस कुंडली के लग्नेश हो जाते हैं। बहुत गहराई से समझने वाली बात है। अगर शनि बैठेंगे तो वो सामान्य परिणाम देंगे, मतलब आधा अच्छा और आधा बुरा। अगर बुध बैठेंगे तो व्यक्ति को मेहनत करवा करके धन दे सकते हैं, क्योंकि वो बाधकेश भी होते हैं धनु लग्न की कुंडली के लिए। अगर शुक्र बैठेंगे तो धन दे सकते हैं और बहुत अच्छा खासा धन देंगे, पर वहां पे व्यक्ति के जीवन में एक निगेटिविटी ये रहेगी कि धन खर्च भी होता रहेगा, क्योंकि वो खर्च या ऋण भाव के अधिपति हैं या खर्च भाव के पूरक भाव के अधिपति होकर के भी बैठ रहे हैं। यानी कि गुरु जब इस कुंडली के लग्नेश होंगे तो शुक्र इस कुंडली के लिए 6वें और 11वें भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे, तो वो जन्म कुंडली में 6वें भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी, उस आमदनी को खर्च करने का जरिया मिलता रहेगा। प्रत्येक महीने कमाएगा, प्रत्येक महीने उतने खर्च भी बनेंगे। ऐसे चीजें स्पष्ट होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर शनि बैठेंगे तो सामान्य देंगे, गुरु बैठेंगे तो धनवान बनाएंगे, शुक्र बैठेंगे तो धन देंगे पर खर्च भी रहेगा, सूर्य बैठेंगे तो अथाह धन मिलता है और व्यक्ति अपने स्थापित होने के बाद बहुत अच्छे खासे धन का मालिक होता है। क्लियर है। अब मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। अगर धन भाव के अधिपति कहीं भी बैठे हों और गुरु से दृष्ट हों तो निश्चित रूप से आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं कि आप धनवान हैं। अगर शुक्र यहां बैठे हैं और राहु बैठे हैं साथ में तो भी व्यक्ति अच्छा खासा धन इकट्ठा करता है, लेकिन व्यय भी होगा। अगर मंगल बैठेंगे तो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से ही वो धन इकट्ठा करने वाला होता है और कई बार अपने कुटुंब के सहयोग से बड़ा व्यवसाय भी खड़ा करता है। मामा मौसी आदि आदि के भाइयों के साथ वो जुड़ करके बहुत अच्छा धन कमाता है। अगर शुक्र और बुध बैठेंगे तो मैंने बात कही कि वो धन भी देते हैं पर व्यय भी देते हैं। बुध बैठेंगे तो अपने व्यवसाय से और अच्छा खासा धन वो भी देते हैं पर थोड़े कमजोर दे सकते हैं, क्योंकि वो व्यापार से देंगे। तब आपकी कुंडली में अगर बुध बैठेंगे धन भाव में तो बात इस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली का चंद्रमा पापक है या शुभग। अगर चंद्रमा पापक होगा तब आपको मेहनत करवा करके धन देगा, या रोज दिन उतना ही धन देगा जितना आपका खर्च होता है, या भगवान का आशीर्वाद आपको प्रत्येक दिन कल अगर खर्च होने वाला है तो आपके पास आज उतना पैसा आ जाएगा। कल अगर पैसा खर्च होने वाला है तो आपके पास आज उतना पैसा आ जाएगा। अगर आपके घर में कल 3100 रुपए के खर्च की बात है तो कल से पहले एक दिन आपके पास 3100 आ जाएंगे, या 200-400 रुपए आपके पास बच जाएंगे। ऐसी आमदनी शुक्र और बुध देने वाले बनते हैं। क्लियर है। आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने वैश्यों की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है खेती करना, कृषि कर्म स्वभावजम। तो कृषि करना, गायों की सेवा करना और उनका जो है वो पोषण करना, उनका पालन करना और अपनी जीविका चलाना, और शुद्ध व्यापार करना, विशुद्ध व्यापार। मेरे पास एक कुंडली आई थी कानपुर से, वो क्षत्रिय थे, मतलब बाबू साहब थे। तो मैंने उनसे पूछा कि करीब हो गई, बहुत दिन की बात हो गई, मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी मैं मुर्गी पालन का काम करता हूँ। मुझे बड़ी जोर से हंसी आई। मैंने कहा कि क्या काम करते हैं जरा फिर से बताना। तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं मुर्गी पालन करता हूँ। मैंने कहा मुर्गी पालन करते हैं कि मुर्गी काटने का काम करते हैं, आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कोई सिंह बताया।
मैंने कहा कि जाति क्षत्रिय हैं आप, तो बोला जी पंडित जी हम लोग राजपूत हैं। मैंने कहा कि राजपूत होकर के कौन सा कसाईयों वाला काम उठा रखा है। पर वो परेशान थे क्योंकि उनकी आमदनी होती तो थी पर खर्च पता ना चले, और संतति की बुद्धि भी खराब थी और संतति का विकास भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा अपना व्यापार बदलो, और बड़ी डांट मैंने सुनाई उनको, बहुत डांटा था। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस व्यक्ति को मेरे ऊपर विश्वास इतना कि 4 दिन के अंदर उसका फोन आता है, पंडित जी सारी मुर्गी मैंने हटा दी, सारे जो है वो बिना फायदे के मैंने सारी चीजें हटा दी और बिल्कुल अब विशुद्ध काम कर रहा हूं। अगर आप अपने वर्ण के आधार पे काम करेंगे तो आपके संतति की बुद्धि अच्छी रहेगी। अगर आप अपने वर्ण के आधार पे काम करेंगे तो निस्संदेह आपकी प्रगति बाधित नहीं होगी और आपके पास व्यय आपके आय से अधिक नहीं होगा, और बिल्कुल ही आप एकदम खुश होकर के जीवन जिएंगे। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके अपना धन इकट्ठा करना चाहेंगे, उससे आप सदैव परेशान रहेंगे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का काम कर रहा हूं, आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो हैं आप उसके हिसाब से अपना काम उठाइए, फिर देखिए आपके कार्य की प्रगति कितनी उज्जवल होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।